Assalamu alaikum. Welcome to the class Principles of Marketing. Today we are going to discuss the first chapter of the book Principles of Marketing, a South Asian Perspective. मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल. देयरफॉर मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन द इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी. तो यहाँ पर क्या है कि कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, कंपनीज जो हैं वो फोकस कर रही हैं जस्ट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे. मीन्स कस्टमर्स वही चीज़ प्रोडक्ट परचेज कर रहा है जो अफोर्डेबल है और अवेलेबल है. तो उसकी और कोई प्रेफरेंस नहीं है, सिर्फ अवेलेबिलिटी प्रेफरेंस है, प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए. दैट्स वाई मैनेजमेंट क्या करती है, सिर्फ प्रोडक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रही होती है कि जितना सस्ती हो सके प्रोडक्ट बनाएं और जितनी एफिशिएंटली हम मार्केट में अवेलेबल करवा सकें. तो यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवाई जाती है एट अफोर्डेबल प्राइस. आज के एरा में अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की आप एग्जांपल ले सकते हैं. दिस इज जस्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. कंपनीज आर नॉट फोकसिंग एनी ऑफ द स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बट दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द एफिशिएंसी एंड अवेलेबिलिटी. Second concept is the product concept. The idea that consumer will favor products that offer the most quality, performance and features, that the organization should therefore devote its energy to making continuous product improvement. तो यहाँ पर क्या होता है कि अब हमारे पास प्रोड्यूसर्स बढ़ गए हैं, अब कस्टमर भी थोड़ा सा एजुकेट हो गया है, और क्या हुआ कि कस्टमर अब फेवर करता है मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स पे, कि जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, जिसके फीचर ज़्यादा होंगे, उसी को भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा. तो इसी वजह से कंपनीज क्या करती हैं, दे आर फोकसिंग देयर अटेंशन ऑन द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. यहाँ पर जो अभी तक ये है कि इशू जो आता है वो यही है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को नहीं देखा जाता. कस्टमर को भी नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए असल में, वो सिर्फ अवेलेबल प्रोडक्ट्स में अच्छी क्वालिटी ढूंढ रहा होता है. ठीक है, तो कंपनीज भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं, सिर्फ अपने ही पैशनेट के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे होते हैं. तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मार्केटिंग मायोपिया. ठीक है, तो मार्केटिंग मायोपिया पे क्या होता है कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रही होती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. तो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कंपनीज जो है मार्केटिंग मायोपिया का शिकार होती हैं. Then we have selling concept. The idea that consumer will not buy enough of the firm's product unless it undertakes a large scale selling and promotion efforts. तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूसर्स और भी ज़्यादा हो गए हैं. अब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, मार्केटर्स को सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स जो है वो जनरेट करनी होगी. मीन्स के दे हैव टू हायर सम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, they have to offer some promotions like buy one get one free, 30% extra, 40% extra. तो डिफरेंट टाइप्स की प्रमोशन और सेलिंग टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए. तो टिपिकली मार्केटिंग को जो रॉन्ग वे में एसोसिएट किया जाता है सेलिंग के साथ. अक्सर लोग जो है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके घर पे भी आते हैं. ठीक है जी, हम फलां कंपनी की तरफ से आए हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा और आपको फलां बेनिफिट्स मिलेंगे, एक प्रोडक्ट के साथ एक फ्री मिलेगी. वो असल में मार्केटिंग नहीं कर रहे होते बल्कि सेलिंग कर रहे होते हैं. जैसे वन टाइम एक्टिविटी, वो अपनी प्रोडक्ट को आपको जस्ट सेल करके जा रहे होते हैं. उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव आपकी नीड को सेटिस्फेक्शन नहीं है बल्कि अपने एक्सेसिव स्टॉक को सेल करना होता है. तो इस टाइप की एक्टिविटीज को हम सेलिंग कहते हैं, मार्केटिंग नहीं कहते. देन वी हैव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. The marketing management philosophy that achieving organization goals depends on knowing the needs and wants of the target market and delivering the desired satisfaction better than competitors. So यहाँ पर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू नो अबाउट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट. मतलब जो इन कस्टमर्स को हम सर्व करना चाह रहे हैं, टारगेट मार्केटिंग में हमने जिनको चूज़ किया है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को अच्छे से जानना है. जब हम उनको अच्छे से जान लेंगे तब हम उनके अकॉर्डिंगली बेटर प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करेंगे. वो बेटर प्रोडक्ट और सर्विस कौन कैसे हो गया एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर, कि कंपेटिटर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर कस्टमर्स. सो हमें सबसे पहले कस्टमर इंसाइट लेनी होगी, कस्टमर के बारे में जानना होगा कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट्स को बनाना होगा. और ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगे जो कंपेटिटर के मुकाबले में ज़्यादा बेटर होगी, तभी आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा. सो दिस इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. Then we have societal marketing concept. The principle of enlightening the marketing that hold that a company should make good marketing decisions by considering
consumer wants, the company's requirements, the customer's long term interest and the society's long term interest. तो कंपनी जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी, जो हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में देखा, उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि कस्टमर की वांट्स का ख्याल रखे कंपनी। दूसरा ये कि कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स का भी ख्याल रखे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे, कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस को उसे मीट करना है। देन कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड करे, कस्टमर के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे भी फोकस करे। मीन्स कि सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी ना हो बल्कि कंटिन्यूस एक्टिविटी हो। कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करे तो उसका ओवरऑल नुकसान ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो सोसाइटी की वेलबींग का भी ख्याल रखे, सोसाइटी के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखे कि सोसाइटी को हार्म ना करे आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी सोसाइटल हार्मनेस ना हो। हम अगर आप बुक अवेलेबल है तो आप देखिएगा कि सकल बार इंडस्ट्री जो सियालकोट की पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो वहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम आया था चाइल्ड लेबर का, कि अक्सर कंपनीज जो है वो अपने फुटबॉल चाइल्ड लेबर के अंदर उनकी लेबर में चाइल्ड अवेलेबल थे, वो बच्चों से बनवाते थे। तो बहुत सारी कंपनीज ने ऐसे सप्लायर से प्रोडक्ट लेना बंद कर दी थी जहाँ पर चाइल्ड लेबर थी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था कंपनीज को। फिर उन्होंने फिर SOPs डेवलप किए और सिर्फ उन लोगों को ही अपने कंपनी में जॉब दी जो कि यू कैन से कि एल्डर्स थे, जो कि एक स्पेसिफिक एज जो ग्रुप था उसके अंदर आ चुके थे। तो वो सोसाइटल जो इंटरेस्ट था उसका उन्होंने ख्याल करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में एक साइड पर सोसाइटी है, एक साइड पर कस्टमर और एक साइड पर कंपनी है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे फोकस करती है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स एंड दे आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो कस्टमर जो है वो कंपनी से प्रोडक्ट लेता है, तो कंपनी अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई करती है और साथ साथ सोसाइटी की वेलबींग का भी ख्याल करती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफ्रेंसिएशन ले लेते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट में। जो एक कन्फ्यूजन डेवलप होती है अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में, या जो नए लोग होते हैं वो मार्केटिंग को सेलिंग बता देते हैं और सेलिंग को मार्केटिंग कह देते हैं। कोई भी पर्सन कोई भी प्रमोशनल या सेलिंग एक्टिविटी जनरेट कर रहा होता है तो लोग कहते हैं जी कि ये मार्केटिंग कर रहा है। असल में वो मार्केटिंग नहीं कर रहा होता बल्कि सेलिंग कर रहा होता है। सो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फोकस किस चीज़ के ऊपर करते हैं, मीन्स क्या है, रिसोर्सेज कौन से यूज़ करते हैं, एंड्स के और एंड्स कौन से होंगे, मतलब रिजल्ट्स क्या निकलेगा। अगर हम सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका स्टार्टिंग फैक्ट्री से होता है, ये जस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पे फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट पे फोकस करता है, कस्टमर इनसाइट पे फोकस करता है। तो उसका इसी वजह से उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, मार्केट या कस्टमर्स होते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट। फोकस की बात करें तो क्योंकि ये फैक्ट्री से स्टार्ट होता है तो इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर होता है। लेकिन मार्केटिंग क्योंकि मार्केट से कस्टमर से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी बेसिक फोकस किस पर होता है, कस्टमर नीड्स के ऊपर। मीन्स की बात करें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में मीन्स होता है सेलिंग एंड प्रमोशन। पर्पज है सिर्फ सेलिंग और प्रमोशन। आप अपने जो सेलिंग और प्रमोशन को यूज़ करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट सेल हो सके। आप बाय वन गेट वन फ्री ऑफर करते हैं, सेल्समैन को हायर करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट सेल हो सके। लेकिन यहाँ पर मीन क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। मतलब आपके 4 पीस जो मार्केटिंग मिक्स है, अगर हम जाके डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, उन सबको इंटीग्रेट किया जाता है ताकि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर की नीड एंड वांट्स को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर सके एज कम्पेयर टू कम्पेटिटर। एंड्स की बात करें तो रिजल्ट्स क्या चाहते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट में रिजल्ट होता है प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करके हम प्रॉफिट जनरेट कर लें। लेकिन यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो प्रॉफिट्स तो दोनों का ऑब्जेक्टिव होता है, सेलिंग में भी होता है और मार्केटिंग में भी होता है। लेकिन मार्केटिंग में हम कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाह रहे होते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ओवर बेसिक ऑब्जेक्टिव, कि हम प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करके। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सिर्फ वॉल्यूम्स के थ्रू प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा होता है। So that was all about these marketing orientations. हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। थैंक यू। अब तक हमने मार्केटिंग प्रोसेस के 2 स्टेप्स को डिस्कस किया, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड एंड वांट्स, एंड डिजाइनिंग द कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। सो कंपनीज हैव टू focus on the integrated marketing programs. The 4 P's. The 4 P's are product, price, place, and promotion.
तो कंपनी कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रही हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट में आ जाती है। प्राइसिंग क्या होगी उसकी, प्लेसमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होंगे, कौन कौन से इंटरमीडिएटरीज के थ्रू प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होगी। देन प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो इन तमाम जो 4 चीज़ें हैं इनके ब्लेंड को प्रॉपरली इंटीग्रेट करना कि कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट नीड की सेटिस्फेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाए। सो दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर द सुपीरियर वैल्यू, कि आपको एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट करनी है अपने कस्टमर्स के लिए ताकि आपका कस्टमर कंपेटिटर के मुकाबले में आपकी प्रोडक्ट को यूज करे। Now have a look on the fourth step of the marketing process: engaging customers, build profitable relationships and create customer delight. So for the sake of engagement we have to build the enduring long-term relationship with the customers. So first thing over here is the customer relationship management. Then we have the relationship building blocks and the changing nature of customer relationships and the partner relationship management. One by one हम डिस्कस करते हैं customer relationship management. The overall process of building and maintaining profitable customer relationship by delivering superior customer value and satisfaction, कि हम अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं उसी सूरत में जब हम उनको सुपीरियर कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सुपीरियर कस्टमर वैल्यू मीन्स कि वी आर प्रोवाइडिंग द बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज कम्पेयर टू कंपेटिटर, कि वो जितनी अमाउंट पे कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को गेन करने के लिए उनको उसके मुकाबले में बेटर सेटिस्फेक्शन भी मिले, मीन्स कि वो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्रोडक्ट वैसा परफॉर्म भी करे, ठीक है। तो जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो वो कंटिन्यूसली आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, आपके साथ लॉयल होगा, तो वो एंड ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड हो जाएंगे। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग ब्लॉक्स, 2 चीज़ों पर फोकस करना होगा अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो कस्टमर परसीव्ड वैल्यू पे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। ये बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू इज द कस्टमर्स evolution of the difference between all the benefits and all the cost of the market offering related to those competing offers. तो कभी भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो उसके अगेंस्ट कुछ पे करता है, ठीक है, तभी उसको वो प्रोडक्ट मिलती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑल द कॉस्ट। तो पहले हम कॉस्ट को देख लेते हैं। कॉस्ट दोनों तरह की हम लेंगे यहाँ पर, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों कॉस्ट लेंगे। मीन्स के जो पैसे वो पे कर रहा है वो भी, और उस प्रोडक्ट को सर्च करने में, उसको परचेज करने के जाने के लिए जो उसने टाइम लगाया है, ठीक है, जो ट्रैवल किया है, वो सारी की सारी कॉस्ट भी इसमें आ जाएगी। तो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों कॉस्ट आ जाएगी, उसकी मेंटल कॉस्ट भी आ जाएगी, उसकी टाइम कॉस्ट भी आ जाएगी। वो कंपेयर करता है इस तमाम कॉस्ट को बेनिफिट्स के साथ, वो तमाम बेनिफिट्स जो उस प्रोडक्ट से उसे मिल रही हैं, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिट्स आ जाते हैं। मीन्स के कंजप्शन के ऊपर जो उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसकी प्रेस्टीज पे, उसकी शो ऑफ पे, तो जो भी उसको इमेज बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो सारे बेनिफिट इसको एसोसिएट करता है। तो आपका कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त जो कॉस्ट बेयर करता है और जो उसको परचेज करने के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको कंपेयर करता है। तो कस्टमर की जो परसीव्ड वैल्यू है वो ज़्यादा होना ज़रूरी है, मीन्स कि उसे बेनिफिट ज़्यादा मिले उसके कॉस्ट के मुकाबले में, तभी वो कस्टमर जो है वो उसकी परसीव्ड वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगी। अगर ऐसा नहीं है तो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, मीन्स के एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से नीचे चली जाएगी। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है, जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, जो उसने प्रोडक्ट परचेज करने के बाद बेनिफिट गेन किए वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होगी, हम इसी को आगे लेके चलते हैं परसीव्ड वैल्यू को। द एक्सटेंट टू विच प्रोडक्ट्स परसीव्ड परफॉर्मेंस मैच टू द बायर एक्सपेक्टेशन। तो ये जो बायर की एक्सपेक्टेशन है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट से मैच कर जाए तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। कि आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया तो और आपको लगता है कि मुझे एटमोस्ट इतना बेनिफिट देगी और वो प्रोडक्ट आपको उतना ही बेनिफिट देती है तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर उससे ज़्यादा बेनिफिट देती है तो आप डिलाइट हो जाते हैं, लेकिन आप जिस पर्पज़ के लिए परचेज करते हैं प्रोडक्ट वो आपको बेनिफिट नहीं देती तो आप फिर डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिलेशनशिप। देन द चेंजिंग नेचर ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ जो कंपनी का रिलेशनशिप होता है वो चेंज होता रहता है ग्रेजुअली, बिकॉज कंपनीज आर फोकसिंग ऑन रिलेटिंग विद मोर केयरफुली सिलेक्टेड कस्टमर्स। आपकी कंपनी जो है वो तमाम कस्टमर के साथ एक जैसा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकती। सो कंपनीज डिफरेंट टाइप के कस्टमर के साथ डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप बिल्ड कर रही होती है, और दे हैव टू सेलेक्ट दी कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर लाइफ टाइम वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे जी, फ्यूचर लाइफ टाइम वैल्यू को भी।
लेकिन जो रेगुलर बायर्स होते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे परचेज़ कर रहे होते हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कुछ और होता है। जो ओकेजनल बायर्स होते हैं, कभी कभार आपसे परचेज़ करते हैं, तो उनके साथ आपका बिहेवियर कुछ और होता है, आपके रिलेशनशिप की नेचर चेंज होती है। देन रिलेटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, so whenever you are selecting the specific customers for the relationship, then you have to focus on the long term relationship. आप उनको एक या दो मरतबा तीन मरतबा प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहते, बल्कि कंटिन्यूसली जब भी वो इस टाइप की प्रोडक्ट परचेज करें जो आपके पास अवेलेबल है, वो हमेशा आपसे ही परचेज करें, तो इसी पे आप फोकस कर रहे होते हैं। तो कंपनीज जो है वो अपने इस लॉन्ग रिलेशनशिप की नेचर को लॉन्ग टर्म रखना चाहती हैं। देन रिलेटिंग डायरेक्टली, कंपनीज आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद द कस्टमर्स। तो अब कंपनीज क्या है कि आजकल के एरा में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू अपने कस्टमर्स को इंगेज कर रही होती हैं, अपने वेबसाइट्स के थ्रू, अपने पेजेस जो बने होते हैं उनके थ्रू अपने कस्टमर्स को इंगेज करती हैं, ताकि उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड किया जा सके। देन वी हैव पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को। सो पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट is working closely with partners in other company, departments and outside the company to jointly bring together value to the customers। कि कंपनी जो है वो क्लोजली रिलेटेड करती है कंपनी के जो है वो विद इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं कंपनी के अंदर ही। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है जो बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे, वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का है, ऑपरेशंस का है, प्रोक्योरमेंट का है, उन तमाम डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली वर्क टुगेदर करे। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपके जो आउटसाइड पार्टनर्स हैं, जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं इन दो पॉइंट्स में, पार्टनर्स इनसाइड द कंपनी, पार्टनर आउटसाइड द कंपनी। तो इनसाइड द कंपनी जो है वो पार्टनर्स कौन से होते हैं, जो आपके अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और आउटसाइड द कंपनी पार्टनर्स कौन से होते हैं, जो आपके इंटरमीडिएटरीज होते हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके रिटेलर्स हैं, आपके होलसेलर्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो आपको इन सब के साथ जॉइंटली वर्क टुगेदर करना होगा फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा और ग्रेटर वैल्यू जनरेशन फॉर द कस्टमर्स, ग्रेटर वैल्यू जनरेशन फॉर द कस्टमर्स। तो कंपनीज जो है वो अपने इंटरनल पार्टनर्स और एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ वर्कआउट करती है फॉर बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। So that was all about the engagement, building profitable relationship and creating customer value. This is all about till the point. आपको इस अब तक के सेशन से रेलेवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्लास के ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो लोग ग्रुप में अवेलेबल नहीं हैं, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको टाइमली इसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।